मेराज अहमद 14 मई को चित्रकूट जेल में गैंगवार के बाद ये नाम सुर्खियों में आया। खबर आई कि मुख्तार का करीबी मेराज चित्रकूट जेल के अंदर गैंगवार में मार दिया गया और उसकी हत्या गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने की। मेराज की हत्या के बाद मुख्तार का नाम आते ही लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये मेराज करता क्या था, मुख्तार को कैसे मदद करता था और क्यों खुद को मुख्तार की तरह मेराज भाई कहलवाना चाहता था। वाराणसी में कब से सक्रिय था, इन तमाम सवालों का जवाब लोग खोज रहे थे। आज हम आपको मुख्तार के खास रहे मेराज की क्राइम कुंडली बताएंगे और समझाएंगे कि ये कैसे मुख्तार का अवैध साम्राज्य खड़ा करने में मदद करता था। वाराणसी इस मंत्र में ही जिंदगी का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से यही बात कही है, जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। और 14 मई की सुबह चित्रकूट की जेल में यही हुआ। मुकीम को मारने के बाद अंशु दीक्षित हाई सिक्योरिटी अंडा सेल में पहुंचा, जहां पर मेराज बंद था। जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पर अंशु दीक्षित ने कहा कि मुख्तार का कोई भी करीबी जिंदा नहीं बचेगा और अंशु दीक्षित ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मेराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मेराज अहमद एक ऐसा अपराधी जिसे काशी के बाहर की दुनिया कम जानती थी, लेकिन जो जानते थे उन्हें पता था कि मेराज से दुश्मनी लेने का मतलब मुख्तार को चुनौती देना था। मुख्तार के खौफ का सहारा लेकर ये वाराणसी में अपना गैंग चलाता था। धीरे धीरे ये पुलिस की नजर में आया और जैतापुर थाने में हिस्ट्री शीटर नंबर 25A नाम से इसकी क्राइम कुंडली तैयार हो गई। मेराज अहमद पर हत्या, गैर इरादतन हत्या, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, रंगदारी समेत कुल 19 मामले दर्ज थे। मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले मेराज के बारे में बताया जाता है कि कभी वो यहीं पर ठेले पर कपड़े बेचकर परिवार का पेट पालता था, लेकिन जमीनों पर कब्जे और फिरौती रंगदारी के मामलों की फहरिस्त में जुड़ने के बाद उसने इतनी अकूत संपत्ति अर्जित की कि अपने रिश्तेदारों को भी मालामाल कर दिया। और जब योगी सरकार आई तो अवैध रूप से कमाई संपत्तियों पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाया। एक एक अवैध संपत्ति की जांच कर उसे धराशायी कर दिया गया। ऊंची इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति मेराज ने कैसे बनाई थी, कहां पर और कौन सा गुनाह किया था, काशी में वो कैसे अपना साम्राज्य चलाता था। बिल्कुल गरीब परिवार का मेराज अहमद, जिसके पास ना तो कोई बड़ा बिजनेस था और ना ही बड़ी सैलरी, पर कहीं नौकरी करता था, फिर भी अकूत पैसे कहां से कमा लिए। मुख्तार से मिलने से पहले उसकी हालत गली के आवारा लड़कों जैसी थी, लेकिन बाद में बादशाह बन गया। लेकिन कैसे, ये सवाल है। हत्या कर दी गई। साल 2002 में मेराज अहमद का नाम उस वक्त सबसे बड़ी चर्चा में आया जब इसी सिगरा थाना क्षेत्र के मलदैया चौराहे पर AK-47 गूंजी थी। इस वारदात में वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्र संघ अध्यक्ष के भाई अनिल राय समेत पुलिस बॉडीगार्ड चंद्रमा सिंह, निजी गार्ड मुन्ना राय और यूपी निर्माण निगम के इंजीनियर शैलेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। सरेराह AK-47 से अनिल राय, चंद्रभान सिंह, निजी गार्ड मुन्ना राय और यूपी निर्माण निगम के इंजीनियर शैलेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात इतनी बड़ी थी कि मौके से ही 56 खोखे बरामद हुए थे। चर्चा थी कि मुन्ना बजरंगी के इशारे पर वारदात की गई है। इस मामले में मेराज अहमद पर मुखबिरी का आरोप लगा था और बस यहीं से मेराज अहमद ने मुख्तार के लिए खुले तौर पर काम करना शुरू कर दिया था।
मेराज अहमद हत्याकांड में शामिल था। जब अखबारों में नाम आया तो एक अपराधी के रूप में पहचान बनी और फिर मुख्तार से परिचय हुआ और उसी के इशारे पर कब्जा शुरू कर दिया और मुख्तार की ही तरह एक नंबर की गाड़ियों से चलने लगा। मेराज अहमद मुख्तार अंसारी से बहुत प्रभावित था और इसीलिए शायद अपने नाम के आगे वो भाई मेराज लगाता था। यही नहीं, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी भी मैरून रंग की गाड़ियों से चलने का शौकीन है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर उसी एक खास नंबर को लेकर मेराज भी 3 मैरून गाड़ियों से चलता था। मुख्तार से जुड़ने के बाद गाड़ियों का काफिला दिखाकर लोगों में खौफ पैदा करने लगा। खुद को मुख्तार की ही तरह लोगों के बीच पेश करता था। हालांकि साल 2005 में वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा ने उसके शौक पर ब्रेक लगाया था और बीच चौराहे पर रोककर उसको लताड़ भी लगाई थी। नवनीत सिकेरा को शिकायत मिली थी कि गाड़ियों के काफिले के साथ मेराज भय लोगों में उत्पन्न कर रहा है। मेराज दिल्ली के व्यापारियों को भी धमकाता था, व्यापारियों से रंगदारी मांगता था। रंगदारी के मामले में 6 साल तक उसे तिहाड़ जेल में सजा काटनी पड़ी। बताया जाता है कि दिल्ली के एक व्यापारी से मुन्ना बजरंगी ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और जब पुलिस ने विवेचना की तो इसमें मेराज अहमद का भी नाम सामने आया। साल 2009 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर काशी में चुनाव लड़ रहा था। सामने थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। इस चुनाव की जिम्मेदारी मुख्तार ने मेराज अहमद को दी हुई थी। मेराज ही धनबल की व्यवस्था करता था। मेराज के घर से ही मुख्तार की चुनावी गतिविधियां चलती थी। अब सवाल यह है कि एक सड़क के मामूली गुंडे पर मुख्तार इतना विश्वास क्यों करता था? क्या वो अच्छा चुनाव व्यवस्थापक था या वो काशी की गलियों में डर फैलाकर काम कराने में माहिर था? किन वजहों से मुख्तार को लगा होगा कि मेराज उसका हर काम कर सकता है? इन सवालों को समझने के लिए आपको मुख्तार के अवैध कारोबार को समझना होगा। अपराध के साथ आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए उसने ऐसे गैंग को तैयार किया था जो अलग अलग क्षेत्रों में बंदूक की नोक पर लोगों को डरा धमका कर पैसों की उगाही करता था। कोयला, मछली का कारोबार, वाहनों से अवैध वसूली, बूचड़खाना और ठेकेदारी। यहीं से मुख्तार को अथाह पैसे आते थे और उसी पैसे के दम पर मुख्तार राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया में अपना सिक्का कायम रखता था। पूर्वांचल में बेसिकली जो पहले अपराधी थे, इन्होंने कुछ बड़ी घटनाएं की, फिर उन्होंने यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां थी उन पर कब्जा किया और आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हुए। जैसे कोयले में एक छत्र राज हो जाना, मछली के व्यवसाय में एक छत्र राज होना। पूर्वांचल में मुख्तार ने सबसे पहले कोयले के अवैध कारोबार पर कब्जा किया और इसके लिए उसने उमेश सिंह, राजन सिंह और पंकज सिंह नाम के गैंगस्टर के साथ मेराज को भी काम पर लगा दिया था। बताया जाता है कि ये मुख्तार के सबसे मजबूत हाथ थे। कोयला के कारोबार में इनकी इतनी दखल थी कि ये रेट से लेकर हर चीज तय करते थे और जरूरत पड़ने पर किसी की जान भी लेने से पीछे नहीं हटते थे। जो बॉर्डर में भी जेल गए हैं मुख्तार के जो 2009 में मन्ना सिंह हत्याकांड हुआ उसमें शामिल थे। 2010 में मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह का मर्डर हुआ, धरण का मर्डर हुआ, उसमें शामिल थे। 2014 में भी आजमगढ़ में ठेकेदारी को लेकर हत्या हुई। इस हत्याकांड में मुख्तार भी 120B का मुलजिम था। इसके बाद त्रिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी से इन लोगों ने अपना नाम हटा लिया, लेकिन पीछे से ये कंपनी कोयले का कारोबार करती रही और करोड़ों की कमाई होती रही। कोयले के कारोबार के साथ साथ मछली का भी अवैध धंधा चलता था। वाराणसी, मऊ, चंदौली, भदोही में मुख्तार के गुर्गे इस कारोबार को संभालते थे। सरकार की ओर से जिस मछली की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था, उसी मछली का कारोबार सबसे ज्यादा किया जाता था। मछली के अवैध कारोबार को मऊ का गैंगस्टर पारसनाथ सोनकर, लल्लू सोनकर और जौनपुर का माफिया रवि निषाद, सलीम मछलीवाला और मेराज चलाते थे। पुलिस का कहना है कि मछली के कारोबार से करीब 33 करोड़ की अवैध कमाई होती थी।
तो पूरे पूर्वांचल में और पूर्वांचल से लगे जो एरिया हैं, जहाँ बिहार हो, चाहे झारखंड हो, नेपाल हो, इन्हीं का एक साम्राज्य था। इन्हीं के लोग लेके मछली लेके आएंगे, ये रेट तय करेंगे, जो रेट तय करेंगे वही रेट में मछली बिकेगी। मुख्तार गैंग का तीसरा गैर कानूनी धंधा था वाहनों से वसूली। इस काम को गैंगस्टर सुरेश सिंह करता था। कहते हैं कि नगर पालिका के ठेके में सुरेश सिंह मुख्तार का मेन लीडर था। वो पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करता था और साथ ही कानून को धोखा देकर बसें चलवाता था। ये गैंग हर साल करीब 5 करोड़ की अवैध वसूली करता था। इस धंधे पर मेराज नजर रखता था और मुख्तार को वसूली की सूचनाएं देता था। इनके जो लोग थे नगर पालिका से पहले ठेका दिया करते थे, ठेके के नाम पर अवैध रूप से वसूली, जहाँ वसूली नहीं करनी है तो उसमें 4-5 FIR दर्ज की गई। उसमें इनके 13 लोग गिरफ्तार हुए। सब पर गैंगस्टर लगा। सुरेश सिंह उनका मेन लीडर था, सुरेश सिंह, उस पर भी गैंगस्टर लगा, अभी जेल में बंद है। मुख्तार गैंग का चौथा कमाई का जरिया था बूचड़खाना। ये गैंग पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करता था और फिर वहां पर बूचड़खाना बनाकर अवैध रूप से चलाता था। मऊ में ग्रीन बेल्ट पर बूचड़खाने बनाए गए। नगर पालिका की इमारत से लेकर शहर के कई इलाकों में अवैध बूचड़खाने चलाए जा रहे थे। सरकार के नुमाइंदे सब जानते थे, लेकिन मुख्तार की हनक के आगे कोई शिकायत नहीं करता था, इसलिए कभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसके अलावा गाजीपुर, मऊ, वाराणसी में कई हेक्टेयर सरकारी जमीन पर भी मुख्तार के गुर्गों ने कब्जा जमा लिया था। गाजीपुर में एयरपोर्ट की 50 बीघा जमीन पर मुख्तार के शूटर भीम सिंह का कब्जा था। FCI गोदाम की 5 बीघा जमीन को भी कब्जे में ले लिया था। मऊ में SC/ST समाज के लोगों की जमीन पर भी कब्जा था। यही नहीं, मुख्तार का खास नन्हे खां गैर कानूनी तरीके से अपने लिए मगई नदी पर पुल बनवा रहा था। तो वाराणसी का मेराज भाई मुख्तार के लिए एक ऐसा गैंग खड़ा कर लिया था जो उसके सारे अवैध धंधों पर नजर रखता था। मुख्तार से प्रभावित होकर मेराज अपने नाम के आगे भाई लगाता था और उसी के अंदाज में वाराणसी के आसपास अपराधों को अंजाम देता था। और इसी के साथ साथ मेराज अहमद अपना भी अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया था। यही नहीं, अवैध लाइसेंस पर कई असला भी रखता था। नब्बे के दशक से लेकर कई अपराधों में शामिल मेराज अहमद जेल में जाने के बाद भी बेखौफ था। लेकिन 2017 में जब सत्ता बदली तो इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। साल 2020 में मुख्तार के अवैध कारोबार की जब योगी सरकार जांच करा रही थी तो मेराज का नाम भी सामने आया था। सरकार के आदेश पर वाराणसी में अवैध हथियारों के लाइसेंस की जांच चल रही थी। उसी दौरान मेराज की जालसाजी पकड़ी गई। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बंदूक का लाइसेंस लिया था। थाने की मुहर भी फर्जी लगाई गई थी। इस आधार पर 5 सितंबर 2020 को जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उस पर लगातार शिकंजा कसता गया और 10 सितंबर 2020 को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से मेराज फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश देती रही। साल 2020 में ही उस पर करीब 6 से 7 न केवल मुकदमे दर्ज हुए बल्कि अशोक विहार कॉलोनी वाराणसी में जो उसका घर था उसको भी बिना नक्शे के बना हुआ पाया जाने पर उसको भी पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में उसका एक हिस्सा गिरा दिया। मेराज ने जिस पते पर लाइसेंस लिया था वो मकान भी अवैध निकला। मुख्तार के नाम पर इस मकान को कब्जे में लिया गया था। प्रशासन ने दबाव बढ़ाने के लिए मेराज के अवैध संपत्तियों पर हथौड़ा चलाया और मकान को जब्त कर लिया। 27 सितंबर 2020 को पुलिस ने मेराज के भाई सिराज को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ दिन बाद नाटकीय ढंग से पुलिस ने 3 अक्टूबर 2020 को मेराज को भी गिरफ्तार कर लिया। जब मेराज की तलाश की जा रही थी फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मुकदमे में, तब मेराज ने जैतपुरा थाने में आत्मसमर्पण किया। उसके बाद वो यहाँ की जिला जेल में निरुद्ध था और पिछले महीने 27 मार्च को ही उसको चित्रकूट जेल में
ट्रांसफ़र किया गया और अब उसकी वहां गैंगवार में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद से मुख्तार का गैंग कमजोर पड़ गया है। काशी के लोगों ने चैन की सांस ली है, लेकिन परिवार वाले सारे आरोपों को नकारते हैं। चित्रकूट जेल में हुई मेराज की हत्या के बाद पूर्वांचल के अन्य बदमाश जिनकी जेल में ही हत्या हुई, उनकी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। बात चाहे वाराणसी के अन्नू त्रिपाठी की हो, बंसी यादव की हो या जौनपुर के मुन्ना बजरंगी की, सभी की हत्याएं कुछ इसी तरीके से हुई। बंसी यादव को अन्नू त्रिपाठी ने जिला जेल के मुख्य गेट पे मार दिया गया, तो घटना के 1 साल बाद अन्नू त्रिपाठी को भी सेंट्रल जेल की बैरक में मार दिया गया। बाद में बागपत में हुई गैंगवार में मुन्ना बजरंगी को भी जेल के अंदर ही मार दिया गया था। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। चित्रकूट जेल में मिराज अहमद का चैप्टर क्लोज हो गया। जेल के अंदर मिराज का कत्ल करने वाला अंशु दीक्षित भी उसी की ही तरह खतरनाक गैंगस्टर था। चित्रकूट अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन पहली बार इस धरती पर जेल के अंदर इतना बड़ा गैंग वॉर हुआ है। चित्रकूट की जेल में पहली बार गैंगवार की घटना सामने आई है। जेल में बंद कैदी अंशु दीक्षित ने हकीम काला और मिराजुद्दीन को गोली मार करके हत्या कर दी है। अंशु दीक्षित ने जेल के अंदर वो कांड कर दिया जिसकी उम्मीद चित्रकूट जेल प्रशासन को भी नहीं थी। अंशु दीक्षित कितना बड़ा अपराधी था, इस वीडियो से समझिए। सुनो बेटा, पहले तो काम करो, सारा सामान पैसा जो है सब भिजवा दो। 10,000 रुपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ पे, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना। ये वीडियो रायबरेली जेल का है। जेल के अंदर से अंशु दीक्षित फोन पर धमकी दे रहा था। किसी से जेलर और डिप्टी जेलर को पैसे देने की बात कह रहा था। इतना ही नहीं, जेल के अंदर बैठकर शराब का भी ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, काम करना कि दारू की बोतल जो लेना व्हाइट वाली मंगा ले रहे हैं। मेरा फोन आ रहा है यार कल से। व्हाइट वाली लेके आओ बेटा, जल्दी लेके आइए, थोड़ा शाम टाइम हम फोन करेंगे फिर। थोड़ा वो नहीं मना रही 4 बजे को रख। इसके बाद अंशु दीक्षित जेल के अंदर मौजूद अपने दूसरे साथी को फोन देता है। फोन पर अंशु का साथी किसी को गाली दे रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मिला लीजिए पहले उसका पैसा वैसा मंगा लीजिए, थोड़ा खत्म हो गया। हाँ हेलो, हाँ गुप्ता बोल रहे हो? समझे ना, यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते हैं। जिस दिन बुलाएंगे इसी जेल में सही है, भिजवा के लौंडे बाहर और सब ठीक है। अब फोटो भिजवा देंगे उसकी। अंशु दीक्षित जेल के अंदर से अपना गिरोह चला रहा था, जेल से ही रंगदारी मांग रहा था। रायबरेली जेल की तरह ही चित्रकूट में भी अपनी गुंडई चलाना चाहता था, लेकिन गैंग वॉर के बाद एनकाउंटर में मारा गया। सीतापुर के रहने वाले अंशु दीक्षित पर लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और आसपास के जिलों में 10 मुकदमे दर्ज थे। दिसंबर 2019 में सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल ट्रांसफर हुआ था अंशु दीक्षित। बताया जा रहा है कि अंशु दीक्षित पहले मुख्तार अंसारी का खास शार्प शूटर था। 27 अक्टूबर 2013 को अंशु दीक्षित ने एसटीएफ की टीम पर भी हमला किया था। साल 2014 में अंशु दीक्षित को गिरफ्तार किया गया। पहले रायबरेली जेल में रखा गया और फिर सुल्तानपुर, उसके बाद चित्रकूट के हाईटेक जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। 2019 से चित्रकूट जेल में ही था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने ही गैंग के 2 गैंगस्टर को गोली मार दी। मिराज और अंशु दीक्षित कभी मुख्तार के लिए ही काम करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए अंशु उसे रास्ते से हटाना चाहता था और 14 मई को मिराज अहमद के साथ ही मुकीम काला को भी मार डाला।
मुकीम काला 10 साल पहले चोरी डकैती से अपराध की दुनिया में शामिल हुआ था और देखते ही देखते बड़ा अपराधी बन गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश मुकीम उर्फ काला, जिस पर 61 मुकदमे दर्ज थे, 7 मई को ही सहारनपुर की जेल से चित्रकूट जेल आया था। रंगदारी न देने पर 2 भाइयों की हत्या, साल 2015 में ज्वेलरी शोरूम में डकैती, शामली कैराना पलायन में भी मुकीम काला का नाम सामने आया। एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद की हत्या में भी मुकीम आरोपी था। इसके गुनाहों की लंबी फहरिस्त थी, इसलिए ये पुलिस की डायरी में मोस्ट वांटेड के तौर पर सालों तक रहा। फिर इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां पर 14 मई की सुबह अंशु दीक्षित ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। जेल पीसीओ के बीच में ही बच्चा सेल या अस्थायी जेल थी, जिसमें मुकीम काला बंद था। जेल सूत्रों के मुताबिक अंशु दीक्षित सीधे मुकीम काला की सेल में गया और मुकीम को गोलियों से भून डाला। मुकीम के बाद अंशु के निशाने पर मेराज अहमद था। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने मेराज को कड़ी सुरक्षा में रखा था, लेकिन अंशु वहां भी पहुंच गया। मुकीम को मारने के बाद अंशु दीक्षित हाई सिक्योरिटी अंडा सेल में पहुंचा, जहां पर मेराज बंद था। जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पर अंशु दीक्षित ने कहा कि मुख्तार का कोई भी करीबी जिंदा नहीं बचेगा, और अंशु दीक्षित ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मेराज को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित को घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, मगर उसने ऐसा नहीं किया और फिर एनकाउंटर में मारा गया। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बड़े अधिकारी तफ्तीश में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अंशु दीक्षित के पास पिस्टल कहां से आई। लॉकडाउन के दौरान जब जेल में बंदी और कैदियों से मुलाकात बंद है, तो ऐसे में अंशु दीक्षित के पास असलहा किसने पहुंचाया, ये साजिश किसने रची? क्योंकि अंशु तो मोहरावर था, मास्टरमाइंड कौन है? कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।